नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे व्यवस्था सिद्धांत, ठीक, सिस्टम अप्रोच, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ईस्टर्न का पढ़ा था, इनपुट आउटपुट मॉडल, और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर फंक्शन मॉडल, यानी कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत या उपागम, ठीक है। तो ये किसने दिया है? देखिए, जो डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट का मॉडल था उसमें कुछ कमियां थी, और इनको दूर करने के लिए आमंड और पावेल ने एक अधिक व्यापक मॉडल, यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल का विकास किया, और यह जो है विकासशील देशों की राज्य व्यवस्था के अध्ययन में उपयोगी है। तो डेविड ईस्टन का जो मॉडल था उसकी आलोचना की गई थी कि ये केवल विकसित राज्यों का अध्ययन करने में ही सक्षम है। तो चलिए, तो इन्होंने जो ये मॉडल दिया है वो ज़्यादा व्यापक है, ठीक है, क्योंकि ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक का विकास इन्होंने किया है, और ये विकासशील देशों की राज्य व्यवस्था के अध्ययन में उपयोगी है। तो देखिए, जो इनका मॉडल है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत को निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इनका जो ये अप्रोच है, इनका जो सिस्टम है, जो मॉडल है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस ना करके किस पे फोकस करता है? फंक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। किस पे फोकस करता है? फंक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। तो स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे अगर हम सोसाइटी की बात करें, हमारे समाज है, ठीक है, समाज में विभिन्न तरह के जो समूह हैं, ठीक है, ये सब क्या है? एक स्ट्रक्चर है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? हमारे संविधान के अंतर्गत जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये क्या हो गए? आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गए। अगर सामाजिक स्ट्रक्चर की बात करें तो विभिन्न समुदायों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, ठीक है, हर वर्ग के लोग हैं। तो इस तरह से जो है समाज में क्या है, इसकी संरचना हमारे समाज की इस तरह से है। तो ये क्या करते हैं? ये संरचना पे इनका फोकस नहीं है, बल्कि इनका फोकस किस पे है? फंक्शन पे है, प्रकारात्मक पे है, यानी कि परफॉर्मेंस को महत्व देते हैं, ठीक है। इनका देखिए मॉडल का नाम ही क्या है? और डेवलपमेंट थ्योरी है इनका। ये डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। तो इनकी देखिए एक बुक आई है, बुक आमंड कालमैन की है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, 1960 में आई। ये जो है ईस्टर्न की जो मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल है, उसकी आलोचना इसमें की गई है। दूसरी बुक है इनकी, आमंड और पावेल दोनों विचारक हैं, दोनों ने मिलकर लिखा है, कंपरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, 1966 में। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं की वह व्यवस्था है जो उन सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है जो कम या अधिक विधि सम्मत शारीरिक बाध्यता को काम में लेते हुए अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस व अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन स्थापित करने का कृत्य करते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है किसका? आमंड का। तो आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा है? अंतः क्रियाओं की वह व्यवस्था जो उन सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है जो कम या अधिक विधि सम्मत शारीरिक बाध्यता को कम करते हुए अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस और एडाप्टेशन यानी स्थापित करने का कृत्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था सिस्टम कौन है? सिस्टम की क्वालिटी क्या होती है? सिस्टम में क्वालिटी होनी चाहिए कन्वर्जन की, यानी कि चेंजेज की, परिवर्तन की, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, यानी कि वो सिस्टम जो है वो अपने आप मेंटेन होता रहे, तभी वो सिस्टम जो है आगे काम करेगा, नहीं तो सिस्टम क्या होगा? धराशायी हो जाएगा। एडाप्टेशन का मतलब क्या हुआ? कि वो अनुकूलन होना चाहिए, वो जो चीज़ें हैं उसको क्या करे? एडॉप्ट करे, जो समस्याएं हैं उसको एडॉप्ट कर सके, ठीक है। तो ये किसने कहा है? आमंड ने कहा है। तो इन्होंने देखिए राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ तत्व और कुछ विशेषताएं बताए हैं। ये पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से तत्व बताए हैं आमंड और पावेल ने। तो इनका पहला है विशालता या सर्वव्यापकता, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव है, सर्वव्यापक है, विशाल है, ठीक है। और क्या है? ये इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि अन्योन्याश्रित है, परस्पर इनका आपस में निर्भरता है। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आपस में निर्भरता है। सीमाएं, यानी कि इसकी सीमाएं कहाँ है? तो जहाँ दूसरी व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं वहाँ जो है राजनीतिक व्यवस्थाएं
प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ दूसरी व्यवस्थाएं समाप्त होती हैं वहाँ से जो है राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। अगर इसकी हम विशेषता की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता इसकी विशेषता है। ठीक है, सार्वभौमिकता और राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता, व्यवस्था के सार्वभौमिकता की बात करते हैं, संरचना के सार्वभौमिकता की बात करते हैं, प्रकारियों के सार्वभौमिकता की बात की गई है इसकी विशेषता में। राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता, यानी कि बहुत से कार्य करते हैं, उनकी जो ये बहुकार्यात्मकता है ये इसकी विशेषता है। और राजनीतिक व्यवस्था की संस्कृति जो है मिश्रित होती है, यानी कि आदिम व नूतन के गुण के साथ साथ, यानी कि आदिम वाला भी गुण होता है और नूतन वाला, यानी कि परिवर्तन वाला भी, नया जो गुण होता है और आदिम मतलब पुराना, तो दोनों गुण साथ साथ होते हैं। ये इसकी विशेषता है। यहाँ बात की गई है पॉलिटिकल सिस्टम की तत्व और उसकी विशेषताओं की। चलिए अब हम इनका मॉडल देखते हैं, इनका मॉडल काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो इन्होंने मॉडल जो दिया है उसमें इनपुट आउटपुट की बात इन्होंने भी की है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए इन्होंने क्या किया है, स्ट्रक्चर की बात नहीं की है बल्कि फंक्शन की बात की है। इनका पूरा फोकस कहाँ है, फंक्शन पे है। ठीक है, तो देखिए ये कहते हैं कि जो फंक्शन है, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके फंक्शन क्या है। अगर वो अपना फंक्शन ठीक से करती है तब तो वो रहेगी, स्थायित्व तो रहेगी, और अगर वो फंक्शन नहीं करेगी तब क्या होगा, वो संस्था, वो जो मॉडल है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या फंक्शन करती है, तो इन्होंने फंक्शन क्या क्या बताया। पहला फंक्शन बताया कि राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती। तो राजनीतिक सामाजिकरण का क्या मतलब है, तो पहले तो ये समझिए कि स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर है राजनीतिक व्यवस्था का, उसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत जैसे परिवार है, विद्यालय है, मंदिर है, चर्च है, मित्र मंडली है, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती का क्या मतलब है, इनका काम क्या है कि राजनीतिक समाजीकरण, जैसे अगर हम बात करें सामाजिक जो सोशल जो समाजीकरण है, इसमें क्या होता है कि एक जो पिता होता है मूल्यों को अपने बच्चों में और उसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, या जैसे हम कह सकते हैं कि जिस समाज में वह रहता है, जिसके यहाँ से उसकी दोस्ती है, जिसके यहाँ उसका आना जाना है, समाज में उठना बैठना है, जैसे किसी फंक्शन में आता है जाता है, तो उसका लड़का जो होगा, उसका जो उसकी जो अगली पीढ़ी होगी वो भी जो है उस फंक्शन में आएगी जाएगी इस तरह से। तो ये क्या करता है, पिता क्या करता है, अपने साथ में कहीं शादी विवाह में जाता है तो साथ में ले करके जाता है, तो क्या करता है, उन मूल्यों को, उस समाजीकरण को क्या करता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। तो जो राजनीतिक समाजीकरण है, यानी कि इसके अंतर्गत जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, इनका काम क्या है कि ये जो इनके सिद्धांत हैं इसको क्या करें, इनको पहली बात तो अपनी पॉलिटिकल जो इनकी पार्टी है उसमें नए लोगों को शामिल करें, समय के साथ साथ पुराने लोग उसमें से रिटायर होते जाएंगे, और ये क्या करेंगे कि अपने मूल्यों को दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करेंगे। जैसे सपोज दैट हमारे अगर बाबा दादा या पिताजी मान लीजिए किसी पार्टी में थे, उस पार्टी के लिए काम करते थे, तो हो सकता है कि हमें भी जो है उनसे प्रभावित होकर के उनके साथ साथ, चूँकि ये परिवार का मैटर है, तो हम भी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हम भी उस चीज़ को कर सकते हैं। या अगर इस समय देखा जाए तो परिवारवाद पॉलिटिक्स में भी है, अगर कोई मंत्री है तो उसका लड़का भी पॉलिटिक्स में आता है। तो इस तरह से क्या है, राजनीतिक सामाजीकरण हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है। हित स्पष्टीकरण या स्वरूपीकरण, इसका क्या मतलब है, इसमें जैसे आता है प्रेशर ग्रुप। ठीक है, संरचना में क्या है, प्रेशर ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं कि अपने हितों को अपने क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, अपने हितों को आगे बढ़ाना। हितों को आगे बढ़ा करके क्या करते हैं, वो सत्ता में आना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, ये उनका हित है। ठीक है, अभिमुखीकरण, यानी कि वो अभिमुख होना चाहते हैं। ठीक है, सोसाइटी में अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, अपने हितों को हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हित समूहन संयुक्तिकरण। उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग हित होते हैं, बहुत सारे हित होते हैं, तो सभी के हितों का क्या करते हैं, वो समूहीकरण। जैसे समाज में बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, तो क्या करते हैं, सभी के हितों का क्या करते हैं, समूहन करते हैं। ठीक है, सभी के हितों की बात करते हैं, सभी के हितों की बात करते हैं। तो इस तरह से इनका जो राजनीतिक दल होता है वो सभी के हितों को लेके चलता है, सभी के हितों का समूहीकरण करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपने सिस्टम को आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका
संप्रेषण या संचार या मीडिया। ठीक है, ये क्या है, फीडबैक का प्रकार है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो सरकार में पार्टी है उनका एडवर्टीजमेंट है, अपना एडवर्टीजमेंट वो कैसे करते हैं, मीडिया के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और उसका जो फीडबैक है यह फीडबैक का भी पर्याय है। और ये जो संस्था है ये कैसी संस्था है, ये सब अनौपचारिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने जो मॉडल दिया है आमंड एंड पावेल ने, तो इसमें इनपुट में इन्होंने फंक्शन की बात की है, संरचना पे इनका ज़्यादा फोकस नहीं है, ये पूरी तरह से फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि ये बात नहीं करते हैं जैसे संरचना में संविधान आ गया, संविधान में क्या लिखा है उससे इनको नहीं मतलब है, बल्कि व्यवहार में क्या चीज़ें हो रही हैं वो कहलाता है फंक्शन। जैसे मान लीजिए संविधान में जजों के बारे में है, कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में, लेकिन जो जजों का व्यवहार है वो क्या कहलाएगा, उनका फंक्शन कहलाएगा। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम अगर जो उसके जो फंक्शन है, जो उसके जो स्ट्रक्चर हैं, अगर वो फंक्शन नहीं करेंगे तो वो सिस्टम क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। आउटपुट की अगर बात की जाए तो ये आउटपुट में क्या कहते हैं, आउटपुट में इन्होंने तीन फंक्शन आउटपुट के बताए हैं। एक तो नियम का निर्माण करना, तो रूल मेकिंग। ये संरचना कौन है जो इसका निर्माण करती है, तो विधायिका करती है। नियम का क्रियान्वयन करना, तो संरचना कौन सी है, वो जो है जो स्ट्रक्चर है वो कार्यपालिका है जो इसको करती है। नियम अधिनिर्णयन ये कौन करता है, तो ये न्यायपालिका करती है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, शक्ति के पृथक्करण की बात की, यानी कि पूरी तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है तीनों अपने अपने कार्यों में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको इस संरचना से मतलब नहीं है, इनको मतलब किससे है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, आउटपुट जो निकल रहा है ये वास्तव में व्यवहार में कितना जो है सही है, कितना इससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये इनका इनपुट और आउटपुट मॉडल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आमंड जो है, आमंड का जो प्रकार है वो दो प्रकार का है, इनका फंक्शन दो तरह से है। ठीक, एक फंक्शनल है और एक डी फंक्शनल है। तो वे कार्य जो पॉलिटिकल सिस्टम के स्थायित्व में सहायक हैं वो फंक्शनल हैं, और जो उनके अस्थायित्व में यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के अस्थायित्व में बाधा उत्पन्न करते हैं वो डी फंक्शनल हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हम फंक्शन डी फंक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए परिवार है, परिवार क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में उसका फंक्शन क्या है, परिवार का फंक्शन क्या है, तो परिवार का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन करना, मतलब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। और अगर परिवार इस फंक्शन को करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब उस परिवार का अस्तित्व ही खत्म हो गया। एक पीढ़ी के बाद उस परिवार के जब कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा तो परिवार क्या होगा, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये कहते हैं। जैसे मान लीजिए परिवार है, विवाह हुआ, तो विवाह क्या हुआ, एक समाज का स्ट्रक्चर है और विवाह हुआ, और विवाह अगर व्यवहार में देखा जाए तो अगर विवाह हुआ, पति पत्नी है, अगर उनका फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फंक्शन ठीक से यानी कि उनका व्यवहार ठीक से नहीं, आपस में तालमेल नहीं है, तो क्या होगा, उनका जो विवाह है वो विच्छेद हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जो समाज में है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी का जो स्ट्रक्चर है अगर वो फंक्शन ठीक से नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो देगा। ठीक है, तो आमंड जो है राजनीतिक व्यवस्था अनुकूलन व अनुरक्षण के लिए स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम और होमियोस्टिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये अनुकूलन व अनुरक्षण। ठीक है, अनुकूलन होना चाहिए, अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अस्थायित्व संतुलन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सम स्थिति होनी चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग वो करते हैं, नहीं तो जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगा। तो आमंड के अनुसार सभी व्यवस्थाओं की प्रवृत्ति क्या है, संतुलन प्राप्त करने की होती है। जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहते हैं, संतुलन प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो आमंड जो है आउटपुट के रूप में राज्य व्यवस्था की 4 क्षमताएं या कार्य क्षमताएं बताता है, 4 कैपेबिलिटी बताता है। तो अब देखिए जो इन्होंने बताया, जैसे ये जो 4 पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों पॉइंट को आपके दिमाग में रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही पूछता है। और ये 4 और 3 7 इन्होंने फंक्शन बताए, इनपुट और आउटपुट को मिला के। आपसे पूछा जा सकता है कि इनपुट के फंक्शन इनके कौन है, चारों में से दे देगा कि इसमें से कौन सा एक नहीं है, तो इसमें से कोई एक कुछ और दे देगा, फिर पूछ लिया जाएगा। इसी तरह से जो आउटपुट है उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा है आमंड के अनुसार
सभी व्यवस्थाओं की जो प्रवृत्ति होती है वो संतुलन प्राप्त करने की होती है, इक्विलिब्रियम प्राप्त करने की होती है। आमंड आउटपुट के रूप में राज्य व्यवस्था की 4 क्षमताएं यानी कि कार्य क्षमताएं बताता है। कौन कौन सी कार्य क्षमताएं? पहला है वितरण क्षमता, दूसरा है विनिमय क्षमता यानी कि रेगुलेटिव, तीसरा है दोहन क्षमता एक्सट्रैक्टिव, चौथा है प्रत्युत्तर क्षमता रिस्पॉन्सिव। तो देखिए वितरण क्षमता क्या है? वितरण क्षमता में क्या होता है? हित लाभ व संसाधन वितरण की क्षमता कितनी है, ठीक है। हितों का लाभ होना चाहिए, संसाधनों का वितरण होना चाहिए, वितरण की क्षमता होनी चाहिए। तो अगर साम्यवादी व्यवस्था की बात करें तो उसमें प्रबल वितरण क्षमता होती है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको जो संसाधन है उसका वितरण उनको किया जाता है। विनिमय क्षमता यानी रेगुलेटिव की बात करें तो व्यवहार नियंत्रण के लिए विधि सम्मत प्रयोग बल की, ठीक है। तो ये क्या होता है? विनिमय रेगुलेटिव फंक्शन का क्या मतलब है कि व्यवहार नियंत्रण के लिए, लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विधि सम्मत बल का प्रयोग किया जाता है। और ये तानाशाही व्यवस्था में सबसे ज़्यादा इसकी क्षमता होती है कंट्रोल करने की, ठीक है। वहाँ तो लोग बोल भी नहीं पाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है कम क्षमता होती है, वहाँ पे जो है आप बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हिटलर और मुसोलिनी की बात करें तानाशाही व्यवस्था में। दोहन क्षमता यानी कि कितना आप दोहन कर सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों को उपयोग में लाने की कितनी क्षमता है किसी सिस्टम की। तो जो सर्वाधिकारवादी हैं या जो तानाशाही हैं इन व्यवस्थाओं में ज़्यादा क्षमता होती है किसकी? जो प्राकृतिक व मानवीय संस्थाओं का उपयोग में लाने की क्षमता, यानी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करते हैं। अगर प्रत्युत्तर क्षमता की बात करें, मांगों की पूर्ति करने की क्षमता, यानी कि जो डिमांड उठ रहे हैं उसकी पूर्ति कहाँ से हो रही है? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है, ठीक है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ईस्टन व आमंड ने जो इन दोनों लोगों का सिद्धांत है व्यवस्था का, उन दोनों में तुलना कर लेते हैं। तो ईस्टन जो है इनपुट व आउटपुट दोनों को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि आमंड जो है इनपुट को महत्वपूर्ण मानता है और वह आउटपुट का केवल वो वर्णन भर कर देता है। आमंड का केंद्र बिंदु क्या है? गैर सरकारी है। आमंड का केंद्र बिंदु गैर सरकारी यानी कि अनौपचारिक संरचनाएं हैं जो इनपुट का कार्य करती हैं। आउटपुट लाने वाली जो संरचना है वो कौन सी है? सरकारी संरचना है। औपचारिक संरचना को वो ज़्यादा महत्व नहीं देता है, ठीक है। तो देखिए जो आउटपुट लाने वाली जो सरकारी औपचारिक संस्थाओं को वो ज़्यादा महत्व नहीं देता है। ज़्यादा महत्व किसको देता है? जो गैर सरकारी यानी कि जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं जो इनपुट का काम करती हैं उनको ज़्यादा महत्व देता है। अगर ईस्टन की बात करें तो ईस्टन संरचनाओं को, ठीक है, महत्वपूर्ण मानता है। संरचना में कौन आ गया? जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये संरचनाओं को ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण मानता है, जबकि आमंड संरचनाओं की बजाय प्रकार्यों यानी कि फंक्शन को ज़्यादा महत्व देता है जो वो कार्य करते हैं। यानी कि वो व्यवहार में देखना चाहता है, वो व्यवहार में देखना चाहता है कि व्यवहार में क्या चीज़ें हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे उसका ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो आमंड फीडबैक, जो आमंड है वो फीडबैक यानी कि फीडबैक को पर्यावरण को इनपुट का हिस्सा मानता है, ठीक है। आमंड जो है वो फीडबैक व जो पर्यावरण है उसको इनपुट का हिस्सा मानता है, अलग से इसका कोई वर्णन नहीं करता है। अगर ईस्टन की बात करें तो ईस्टन का जो मॉडल है केवल पाश्चात्य उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर लागू होता है, जबकि जो आमंड का मॉडल है वो विकासशील व पिछड़े देशों पर भी लागू होता है। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्षतः आमंड का जो उपागम है वो ज़्यादा व्यापक है। इसके द्वारा किसी राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिकरण, राजनीतिक विकास भी मापा जा सकता है, इसलिए आमंड के मॉडल को विकासात्मक मॉडल भी कहा जाता है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन इसमें कौन सा पूछा जा सकता है कि किसका जो उपागम है ज़्यादा व्यापक है। अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे कि जो आमंड का उपागम है वो ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि इसके द्वारा किसी राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक विकास को भी मापा जा सकता है। तो इसलिए आमंड के मॉडल को विकासात्मक मॉडल भी कहते हैं। इसकी इन दोनों की आलोचना हुई है, ठीक है। तो देखिए इनकी आलोचना में क्या कहा गया है कि यथा स्थितिवादी, यानी कि क्या है ये स्टेटस क्यों है,
यथास्थिति पे ही हैं, बिल्कुल ये स्थिर रहते हैं। मार्क्सवाद जो है साम्यवाद, यानी कि ये क्या करते हैं, सिस्टम को बनाए रखने की बात करते हैं, सिस्टम को स्थिर रखने की बात करते हैं। यथास्थितिवादी हैं। मार्क्सवाद क्या था, मार्क्सवाद साम्यवाद विरोधी, मतलब मार्क्सवाद का जो साम्यवाद है उसके ये विरोधी हैं, क्योंकि जो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो साम्यवादी है, वो रेडिकल चेंजेस की बात करती है, और इनकी जो विचारधारा है ईस्टर्न व आमंड की, ये धीमे व क्रमिक परिवर्तन के हिमायती हैं, न कि रेडिकल चेंजेस के। दोनों की रोल मॉडल की व्यवस्था क्या है, पश्चिम व्यवस्था है, यानी कि इनका जो रोल मॉडल है वो किसके लिए है, जो पश्चिम व्यवस्था है उनके लिए है, विकासशील देशों के लिए है और विकसित देशों के लिए नहीं है, ऐसा कह के इसकी जो है आलोचना की जाती है। हालांकि जो आमंड और पावेल हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत को स्पेशली विकासशील देशों के लिए के अध्ययन के लिए बनाया है। ठीक है। हार्टिंगटन ने क्या कहा है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम परिवर्तन में दुर्बल था, सामाजिक प्रक्रिया उपागम राजनीति में और तुलनात्मक इतिहास उपागम सिद्धांत निर्माण में दुर्बल था। तो क्या कहा इन्होंने, हंटिंगटन ने कहा है कि जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है परिवर्तन में दुर्बल है, यानी कि परिवर्तन इसमें बहुत तेज़ी से नहीं होता है, ये चेंजेस की बात नहीं करता है, ये व्यवस्था को स्थिर रखने की बात करता है। सामाजिक जो प्रक्रिया उपागम है राजनीति में और तुलनात्मक इतिहास न्याय उपागम सिद्धांत निर्माण में दुर्बल था। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से समझिए। देखिए इसमें 3 तरह के जो उपागम है उसकी बात इन्होंने कर दी है, किसने, हॉटिंगटन ने। एक तो कहा है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, दूसरा कहा है सामाजिक प्रक्रिया उपागम और तीसरा कहा है तुलनात्मक इतिहास उपागम। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम को इन्होंने कहा कि ये किस में दुर्बल है, तो ये परिवर्तन में दुर्बल है। सामाजिक प्रक्रिया जो उपागम है इसको कहा है कि राजनीति में दुर्बल है, और अगर तुलनात्मक इतिहास उपागम की बात करें तो कह रहा है कि ये सिद्धांत निर्माण में दुर्बल था। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल विकासशील देशों का अध्ययन करता है। जो आपका ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल है वो विकासशील देशों का अध्ययन करता है। आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं यूएसए से मिलती हैं। ठीक है। और आमंड के मॉडल के जो प्रेरक हैं, आमंड के मॉडल के प्रेरक कौन है, एक तो ईस्टन है, एक टॉलकॉट पार्सन्स है। ठीक है। इससे आमंड ने शब्दावली ली है, और डेविड ट्रूमैन है, इससे अनौपचारिक समूह लिए हैं। तो इस तरह से इनको प्रेरक करने वाले ये 3 लोग हैं। इन तीनों लोगों से प्रेरित होकर के, इनसे सीख करके इन्होंने अपना मॉडल दिया है। तो आज हम लोगों ने इस मॉडल को देख लिया। तो बस आज की क्लास यहीं तक। तो आप लोगों को मैंने डेविड ईस्टन का मॉडल पढ़ा दिया। ठीक है। डेविड ईस्टन का मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, और आमंड एंड पावेल का भी मॉडल पढ़ लिया। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल उपागम मॉडल को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है। और आप लोग हमें एडवाइस दें कि आपके आगे के लिए हम क्या करें, जो आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है, आपके सिलेक्शन को निश्चित करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।